हेलो एंड ग्रीटिंग्स एवरीवन, दिस इज़ भानु हियर। वेलकम टू एडफोन। मैं स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल एडफोन पे। तो साथियों, हम बात कर रहे थे कि हम बीपीएससी की तैयारी कैसे करें। जो भी लोग बीपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि बेहद ही ज़रूरी हैं। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि पहले आप अपना वाई पहचानिए, आप इस तैयारी को क्यों करना चाहते हैं, क्यों आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, पहले ये आप पूछिए खुद से। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था, तो जिन्होंने नहीं देखा है आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद मैंने एक दूसरा वीडियो शूट किया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आप कौन सी किताबें पढ़ें, इम्पॉर्टेंट बुक लिस्ट और टूल के बारे में मैंने बताया था। और आज का जो ये सेशन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा बीपीएससी से रिलेटेड कुछ मिथ्स, कुछ मिसकंसेप्शंस, कुछ पूर्व अवधारणाएँ हैं, कुछ र्यूमर्स हैं जो कि हमें जानना होगा और हमें इनसे बचना होगा, इसे अवॉइड करना होगा। यदि आप सच में एक प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपको इसे अवॉइड करना ही पड़ेगा। तो चलिए मैं बताता हूं। दोस्तों, बीपीएससी से रिलेटेड सबसे पहला मिसकंसेप्शन है कि ये एग्जामिनेशन काफ़ी लेट होता है और इसका रिज़ल्ट भी काफ़ी लेट आता है। ऐसे में लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। देखिए, ये बस आप ही को टारगेट करके ऐसे इस एग्ज़ामिनेशन को नहीं डिज़ाइन किया गया है। कुछ गवर्नमेंट के पास चैलेंजेस होते हैं तो उसको भी देखना पड़ता है, उसको भी ओवरकम करना पड़ता है। पिछले आप 2-3 साल से देख रहे हैं कि ये एग्ज़ामिनेशन ऑन टाइम हो रहा है। ठीक है। दूसरा मिसकंसेप्शन कि इसमें लॉबिंग चलती है, ये एग्ज़ामिनेशन नहीं है, ये एक स्कैम है, इसमें घूस चलता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा अभी तक कुछ भी एक्सपोज नहीं हुआ है। ऑलराइट, ये बातें थोड़ी बहुत सच भी हो सकती हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे भी यही बोलूँगा कि वी ऑल आर सेलिंग इन अ सेम बोट। ठीक, तो आपको घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कुछ लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि इसका इंटरव्यू बड़ा टफ होता है, इसका साक्षात्कार जो है उसमें पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, उसमें बहुत ही कोऑपरेट किया जाता है हमारे साथ, क्योंकि देखिए बोर्ड पैनल में जितने भी लोग हैं दे आर वेल क्वालिफाइड एंड वो सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। वहाँ पे देखिए इंटरव्यू जो है वो नॉलेज टेस्ट का गेम आप उसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नॉलेज आपकी टेस्ट हो चुकी है प्रीलिम्स में और मेंस में। आपको जो भी कहना है आप सच सच बताइए वहाँ पे, और काफ़ी आप काम रहिए और झूठ नहीं बोलना है। ठीक है। और वहाँ पे बस आपसे जुड़ी जानकारियाँ वो आपसे पूछते हैं, जैसे कि आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन, आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, यदि आपको सेलेक्ट कर लिया जाए तो आप कैसे चेंजेस लाएंगे सोसाइटी में। ये 4-5 बड़ी बड़ी चीज़ें जो है, इसका आंसर आप अभी से लिखना शुरू कर दीजिए। ये आपका आंसर ऐसा होना चाहिए जो कि काफ़ी रियल और जेन्युइन लगना चाहिए। ये प्री कुक्ड नहीं होना चाहिए, पकी पकाई बनी बनाई बातें आपको वहाँ पे नहीं बोलना है। आप झूठ बोलेंगे और चालाक बनने की कोशिश करेंगे, दिस विल बी वेरी काउंटर प्रोडक्टिव। अदरवाइज़ इंटरव्यू जो है दिस इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर यू। बहुत ही आसानी से, यदि आप सहज हैं तो आप सहजता के साथ इस इंटरव्यू को बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है। तो इंटरव्यू टफ नहीं होता, ये तीसरा सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन था। चौथी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है मीडियम बैरियर। ठीक है। मीडियम बैरियर, लोगों को ये लगता है कि आप यदि सही से हिंदी लिख पाएंगे, ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन होगा, या फिर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तभी आपका सिलेक्शन होगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये प्रो हिंदी, जिसको हिंदी आती है उसके लिए ये एग्ज़ामिनेशन बनाया गया है। और कुछ लोगों का ये मानना है कि उसने तो इंग्लिश में लिखा था इस एग्ज़ामिनेशन को, तो शायद उसका सिलेक्शन हो और हम हिंदी वालों का सिलेक्शन ना हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे कोई भी मीडियम हो, आप हिंदी में मेंस का एग्ज़ामिनेशन दें या फिर इंग्लिश में मेंस का एग्ज़ामिनेशन दें, आपके आंसर्स करेक्ट हैं, ठीक है, आपने टू द पॉइंट लिखा है, तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही। पांचवा मिथ कि इसमें आंसर की रॉन्ग पब्लिश करता है बीपीएससी। ऐसा नहीं है, आंसर की रॉन्ग पब्लिश नहीं होता है। अभी देखा गया है कि 8-10 क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके आंसर आपको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगते, लेकिन जब आप गहराई से उस क्वेश्चन का आंसर पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बीपीएससी का आंसर ऑलमोस्ट सही है। ठीक है।
एक दो क्वेश्चन में हो सकता है, यहाँ पे भी बस यही समझिए कि ठीक है, बस आप ही के लिए नहीं है, उसी में और लोगों का सिलेक्शन तो हो ही रहा है। छठा सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ये एग्ज़ामिनेशन आर्ट प्रो स्टूडेंट्स के लिए है। जिसने ग्रेजुएशन किया है आर्ट्स में वो सरलता से इस एग्ज़ामिनेशन को क्रैक कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इस एग्ज़ामिनेशन को सभी संकाय के स्टूडेंट्स इसमें हिस्सा लेते हैं और सबका जो है रेशियो आप देखेंगे तो सबका सिलेक्शन होता है। सातवां सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन कि अच्छी हैंडराइटिंग का होना बहुत ही ज़रूरी है। लोगों को मैंने कहते सुना है कि तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है और तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप जाके देखेंगे ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं पहले भी जिसने इस एग्ज़ामिनेशन को क्रैक किया है। आप उनका हैंडराइटिंग देख सकते हैं, वो बस क्लियर है, आप उसे बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग नहीं कह सकते हैं। और आप जाके नेट से भी ऐसे ऐसे कॉपीज़ हैं जिसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है आपके ना सेलेक्ट होने का। ठीक है, तो हैंडराइटिंग का भी एक को लेकर के भी बहुत ही बातें कही जाती हैं, तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। आठवीं सबसे ज़रूरी बात कि आपको NCERT की किताब पढ़नी ही पढ़नी है। NCERT का किताब जो एस्पिरेंट नहीं पढ़ता है, जो परीक्षार्थी नहीं पढ़ता है, उसका सिलेक्शन तो मानो बहुत ही मुश्किल है। ऐसी बात नहीं है, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, ओके। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डिजिटल सोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे समरीज़ देख रहे हैं। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है कि आप NCERT नहीं पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। नो डाउट NCERT बहुत ही अच्छी किताब है, अनडाउटली आप इस किताब को पढ़ सकते हैं, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है उसे चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है, आप वीडियोस देख सकते हैं, टेस्ट से अपनी तैयारी को, अधूरी तैयारी को पूरी कर सकते हैं। तो ऐसे भी तैयारी की जा सकती है, ओके। नौवां सबसे बड़ा जो मिथ है, ये आप ऐसा कह सकते हैं कि मैंने बहुत लोगों को सुना है, ये काफ़ी पेनफुल हो जाता है, लोगों को डिमोटिवेट करता है ये बात कि मैं तो 8 घंटे पढ़ता हूँ, 9 घंटे पढ़ता हूँ, कि 8 से 10 घंटे 12 घंटे की पढ़ाई तो ज़रूरी है ही। ऐसा नहीं है, आप कितना पढ़ते हैं, हाउ मच यू स्टडी, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप क्वालिटी स्टडी करते हैं कि नहीं, आप क्या पढ़ते हैं। अभी आपने शुरू में आज दिन में आपको क्या नहीं आता था और शाम के वक्त तक आपने कितना सीख लिया, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो क्वालिटी स्टडी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और मैं कहूँगा कि आप इससे जो है डिमोटिवेटेड ना हो कि वो तो 10 घंटे पढ़ता है और आप 2 घंटे 4 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट जो है वो मिथ ये है कि विदाउट कोचिंग इस एग्ज़ामिनेशन को नहीं क्रैक किया जा सकता है, रेगुलर क्लासेस लेने ही पड़ेंगे, अदरवाइज़ बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कंपटीशन बहुत ही टफ है और इसको बिना कोचिंग के नहीं कर सकते हैं। मैंने देखा है कुछ रिनोन कोचिंग्स हैं, ठीक है, वहाँ पे लोग जा कर के बहुत ज़्यादा पैसे भी देते हैं और क्लास करने नहीं जाते हैं। तो देखिए, आप कोचिंग कर ले रहे हैं या फिर आप घर पे तैयारी कर रहे हैं, आप इंटरनेट की मदद से पढ़ रहे हैं, आप रेगुलर हैं कि नहीं, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि जो लोग कोचिंग नहीं कर रहे हैं, रेगुलर क्लासरूम नहीं जा रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने घर बैठे 5 से 7 महीने 8 महीने में इस तैयारी को बहुत ही अच्छे से कर लिया है और वो फाइनली सेलेक्ट भी हो गए हैं, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो ये थी BPSC से रिलेटेड कुछ मिथ्स, आप इसको अवॉइड करिए और ये काफ़ी ज़्यादा सहायक होंगी आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। कैसी भी कंडीशन हो, आप जो है रेगुलरिटी मेंटेन रखिए। और सो मैंने पहले भी बताया है, आज भी बता रहा हूँ, कंसिस्टेंसी इज़ द की। और इन सब र्यूमर से आप बचिए, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, ओके। डूज़ और डोंट्स के बारे में मैं बताऊंगा आपको और फिर मैं टाइम टेबल के बारे में बताऊंगा। तो मुझे सुनने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।